चलिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, आप पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पे जा रहे हैं। चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही इतने बयानबाजी हो चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो अभी तक नहीं हुआ था वो वैसा हो गया है। ये जुबानी जंग ज्यादा हो गई सियासत से ज्यादा। देखिए, चुनाव जब होता है तो अलग अलग पार्टी अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती है। एक बात जरूर है कि हर चुनाव में ही होता है, केवल ये चुनाव में हो रहा है ऐसी बात नहीं है। और अब चुनाव में हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो चर्चाएं तो होगी। आपकी पार्टी कह रही है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 298 में से। देखिए, 3 एमएलए से 200 पार कर जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये निश्चित है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है। दोनों को बदलकर उन्हें ममता जी को मौका दिया है। अब ममता जी की भी सरकार उन्होंने देखी है। अब लोग बदलाव के भूमिका में हैं और निश्चित रूप से ये बदलाव अगर होगा तो बीजेपी यही विकल्प है। और इसलिए निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हमें मेजोरिटी मिलेगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को संस्कार नहीं मालूम, बंगाल के परंपराएं नहीं मालूम, संस्कृति नहीं मालूम है। ये बाहरी लोग हैं, ये बंगाल में आ रहे हैं बाहर से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे वही तो बंगाल के थे। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में आए और जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो बंगाली संस्कृति इतिहास उन्होंने हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि ये दंगाई हैं, अमित शाह दंगाई हैं, ये लोग दंगा करा के चुनाव जीतना चाहते हैं यहाँ। देखिए, ये सब बातें जो है वो गलत है। हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केंद्र में जो कुछ काम किया है, जो 50-60 साल में नहीं हुआ, वो काम करके दिखाया है। और हम बंगाल का विकास करना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। और इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में विकास काम देश में हुए हैं, उसके आधार पर बंगाल को भी विकास का डबल इंजन लग जाए। इसके लिए जनता हमें साथ दे रही है। हम जीतेंगे और बंगाल की तस्वीर, बंगाल का विकास करके दिखाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि आप जीतेंगे कैसे, आपकी तो वहाँ जमीन ही नहीं है। जो आपके नेता हैं वहाँ पे वो सब दूसरी पार्टी से हायर हैं। आप वहाँ पे जो है उधार के लोगों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जब ममता जी ने की तो वो नेता कहाँ से आए थे? तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली है, ममता जी भी निकली थी। लोकतंत्र में ध्रुवीकरण होते रहता है, लोग पक्षी पार्टियां बदलते रहते हैं और इसलिए आने वाले समय में ममता जी के बारे में मोहभंग हुआ है और इसलिए लोग अब बीजेपी का आधार ढूंढ रहे हैं। गलत क्या है? लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनके और उनके भतीजे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके भतीजे की पत्नी पे गलत आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई, ईडी को, इनकम टैक्स को पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी और केंद्र सरकार यूज कर रही है। देखिए, बीजेपी सीबीआई ईडी किसी का उपयोग नहीं करती। ये आरोप पूरी तरह से गलत है। और एक बात जरूर है कि बीजेपी का जनसमर्थन बढ़ने के कारण ममता जी काफी अस्वस्थ हुई है और अस्वस्थता के कारण इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक सवाल है, बीजेपी की बारात निकल रही है, क्योंकि बारात है, आप इस तरीके के जुमले वन लाइनर बड़ा यूज करते हैं। अभी तक बीजेपी ने डिसाइड नहीं किया कि बारात में दूल्हा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अभी ममता बनर्जी वहां है, आपके पास में कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री तो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे, जेपी नड्डा नहीं बनने वाले, नितिन गडकरी नहीं बनेंगे। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता वो कह रही है कि बता दें कौन है वहाँ। हमारे पास दूल्हे ही दूल्हे हैं। जिस दिन शादी का मुहूर्त होगा चुनाव के बाद, उस दिन उस दूल्हे को हम खड़ा कर देंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑलरेडी बताया गया है कि बंगाल का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। कौन होगा? दिलीप घोष होंगे, मुकुल रॉय होंगे, या जो है इसका निर्णय उचित समय पे स्वपन दास गुप्ता पार्टी अपना डिक्लेरेशन करेगी। लेकिन इतना तय है कि आप 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हम पूरी मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, एक सवाल है, उड़ीसा में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे। बीजेपी ने वहां 0 से 8 सीटें जीती लोकसभा की, लेकिन जब विधानसभा में एक ही साथ पोल हुआ
तो बीजेपी को वो नंबर्स नहीं मिले जो लोकसभा में मिले। तो क्योंकि स्टेट का इश्यूज डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी ने वहां पे जीत ली थी। इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में वो हो जो दिल्ली में हुआ था, 7 लोकसभा जीते और 8 विधानसभा सीटें जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बंगाल में जो सरकार है उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है। वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और विकल्प के रूप में बीजेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और इसलिए जनता हमें चुनकर देगी। जैसे लोकसभा में हमको शानदार जीत मिली थी, उससे भी अच्छी जीत मिलेगी और बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी, यही मेरा विश्वास है। नितिन जी, एक सवाल ये है कि बीजेपी में बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, मुकुल रॉय आए हैं। मुकुल रॉय को लेकर राहुल सिन्हा जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने सवाल उठा दिए थे। शुभेंदु अधिकारी को राजीव बनर्जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल जितेंद्र तिवारी शामिल हुए। वो पिछली बार जब शामिल होने वाले थे तो एक मंत्री है बाबुल सुप्रियो, आपकी कैबिनेट में है, उन्होंने कहा था जिन लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डंडे से पीटा है वो अब इस पार्टी में आके नेतृत्व करेंगे। वो विधायक हैं, वो ज्वाइन कर गए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो रोष है कि बाहर की पार्टी के आके लोग जो हैं यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। पार्टी प्रवाह होता है और प्रवाह जो होता है वो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक बार जो भी व्यक्ति इस प्रवाह में आता है तो फिर उसके साथ चलते रहता है। और हम इसलिए हर पार्टी में लोग नए नए आते हैं, उससे ही पार्टी की ताकत बढ़ती है, क्योंकि आखिर वही 100 लोग हैं जिसमें से 51% जिसको मिलता है वो चुनाव जीतता है। तो आपको अगर आपकी पार्टी बढ़ानी है तो बाहर के जो लोग हैं उनको ऐड करना, यही हर पार्टी कोशिश करती है, उसमें गलत क्या है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं और ये लोग मेरे बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आपकी पार्टी उन्हें बुआ बता रही है। नहीं, मैं तो इस विवादों में नहीं पढ़ूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, किसी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी पार्टी कभी करती नहीं। हम सब एक देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। यही विचार और हमारा संस्कार है, सबका साथ, सबका विकास। चुनाव होता है, चुनाव की लड़ाई विचारों के आधार पर लड़नी चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर लड़नी चाहिए, जो कार्य आपने किया उसके आधार पर लड़नी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार में जो काम हमारी सरकार ने किया, जो 50 साल में नहीं हुआ वो जो 5-6 साल में करके दिखाया, उसी आधार पर अगर बंगाल में बीजेपी को अवसर मिलता है तो आज बंगाल बहुत पिछड़ा हुआ है। बंगाल का विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। बंगाल में रोड उतने अच्छे नहीं है, बंगाल में पोर्ट्स अच्छे डेवलप हो सकते हैं, बंगाल में उद्योग आने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए। इसलिए अपेक्षा के साथ अब लोग बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और हम उनकी अपेक्षाएं पूरी करेंगे और हमारी सरकार आएगी। असम में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ सरकार है। पिछली बार आप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके गए थे, अब तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप चुनाव में नहीं जा रहे। डर लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो ज्यादा ताकतवर है, अगर मुख्यमंत्री को घोषित कर दिया तो नुकसान हो जाएगा पार्टी को। देखिए, हर राज्य में वहाँ की राजनीतिक स्थिति के अनुसार पार्टी उचित निर्णय करती है। अभी इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा डिटेल जानकारियाँ नहीं है, पर उचित समय पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और अध्यक्ष इसके बारे में निर्णय करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो है वो गलत लगा दी। उन्होंने अपनी दादी के फैसले को कहा कि वो गलत था। मैं तो इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। मैं उस समय स्टूडेंट था, मैंने अपना उस समय एजुकेशन करियर छोड़कर इमरजेंसी के खिलाफ जेपी मूवमेंट में बाहर आया था, तो मैंने अनुभव किया इमरजेंसी कितनी बुरी थी। देरी से क्यों ना हो, पर राहुल गांधी को इतने सालों के बाद इस बात का एहसास हुआ, अच्छी बात है। कांग्रेस आंतरिक लड़ाई में ज्यादा फंस गई है। बंगाल को लेकर उनके जो G3 है, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है शरीफा, जिनसे वहां पे अलायंस किया है गठबंधन कांग्रेस ने, वो ठीक नहीं किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अब ऐसा लगने लगा है कि उनका नेतृत्व उनको जीत नहीं दिला सकता और इसलिए अपने भविष्य के बारे में वो समर्पित है और इस कारण कांग्रेस में अस्वस्थता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी जितनी महत्वपूर्ण है उतना विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कांग्रेस कमजोर होगी तो विपक्ष
क्योंकि अभी तो उनके पास नंबर भी नहीं है और आपसी लड़ाई ज्यादा। लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए ये जरूरी है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों मजबूत होकर रहेंगे, तो लोकतंत्र में दोनों चक्र जो होते हैं उसके ऊपर लोकतंत्र ठीक से चल सकता है। एक सवाल है, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और देश में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं तो लगभग शतक मार चुके हैं। आप जब पार्टी अध्यक्ष थे तो पूरी पार्टी जो है सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ती थी जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अब तो शतक हो गया। देखिए, एक बात जरूर है, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि इस देश का किसान इथेनॉल तैयार कर सकता है। अभी कल ही मैंने मीटिंग की और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आएगा तो पेट्रोल और इथेनॉल यूज किया जाएगा। पेट्रोल का भाव 100 रुपये और इथेनॉल का 60-62 रुपये। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम फ्यूल में बदल करें और जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री हो, ऐसी हमारी नीति है। और मुझे खुशी है कि कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे बताया कि अब इथेनॉल के पंप के लिए इंडिपेंडेंट ने परमिशन देने का पॉलिसी निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से इथेनॉल अपने गाड़ी में डालेंगे, फ्लेक्स इंजन आएंगे। जीएसटी में लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को? ये तो राज्य सरकार के सहयोग के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आएगा तो अच्छा रहेगा। जीएसटी काउंसिल में आएगा तो राज्यों का भी फायदा होगा। मुझे लगता है ये लाना चाहिए। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है और इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ